आगे वही जिसकी हम बात करने वाले थे और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भी है, बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में अगर आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो, इंग्लिश मूवियाँ, तो उनमें भी बताया गया था बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में। अब बरमुंडा ट्रायंगल होता क्या है? तो बरमुंडा ट्रायंगल मैप में दिखा दूँ मैं पहले तो तुम्हें बरमुंडा ट्रायंगल की स्थिति। बरमुंडा ट्रायंगल की स्थिति क्या है? यह रहा हमारा प्यूर्टो रिको जो कि सबसे गहरा गर्त है, और ये रहा हमारा फ्लोरिडा। ये एक ट्रायंगल बनाता है, यानी त्रिभुज का निर्माण करता है। कौन? बरमुंडा ट्रायंगल। अब इसके बारे में कहानियाँ, अफवाहें चलती आ रही हैं कि ये ऐसा महासागर है जो जहाज़ों को निगल लेता है, हवाई जहाज़ों को निगल लेता है। तो ये एक उस समय चर्चा का विषय था, क्योंकि उस समय सैटेलाइट वगैरह तो होते नहीं थे। उस समय जो दिशाएं निर्धारण करने का यंत्र था तो वो था ट्रप कंपास। ट्रप कंपास के द्वारा ही वो नॉर्थ साउथ का दिशाओं का निर्धारण करते थे। जो हमारे वास्को डी गामा थे 1498 में जिन्होंने इसकी यात्रा की थी, तो वो अपनी किताब में वर्णन करते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल के पास में जाते ही जैसे वो इस वाले क्षेत्र से गुजरे होंगे, ठीक है, या इस वाले क्षेत्र से गुजरे होंगे क्योंकि वो ब्रिटिश कोलंबिया से आए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं बरमुंडा ट्रायंगल के पास में गया तो वहाँ पर ही अचानक जो ट्रप कंपास था, ट्रप कंपास जानते होंगे सभी, ये ट्रप कंपास, इधर हमारा एन, इधर एस, यहाँ पर सुई बनी रहती है जो क्या बताती है? दिशाओं का निर्धारण करती है। तो पहले कुछ सैटेलाइट वगैरह थी नहीं इसको जानने के लिए, तो क्या था कि ये ट्रप कंपास था, वो जाते ही अचानक से काम करना बंद कर गया। वहाँ से दिशाएं बिल्कुल नहीं दिखी। वहाँ पर बादलों का बहुत बड़ा अंबार देखने को मिला था। अचानक मौसम खराब हो जाता है, अचानक वहाँ पर जो तूफान था वो तेज़ आने लग जाता है, लहरें ऊंची हो जाती हैं, इसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये कौन थे? हमारे वास्को डी गामा, जिन्होंने भी अपनी पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया है। आगे एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो थी अमेरिकी नौसैनिक की। किसकी? अमेरिकी नौसैनिक की। अमेरिकी नौसैनिक जब 1942 में बमबारी कर करके जब ऊपर से गुजर रहे थे, किसके? बरमुंडा ट्रायंगल के। तो जब ऐसे ही इनका प्लेन यहाँ से गुजरा, इनका प्लेन यहाँ से इधर को गुजरा, तो जैसे ही इनका प्लेन बिल्कुल बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर आया, तो ऊपर से जाते ही जो इनकी फ्रिक्वेंसी थी, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, वो थी जो स्टेशन से कनेक्ट थी, वो एकदम से अचानक से काम करना बंद कर देती है। यानी यहाँ पर आकर के उनका जो फ्रिक्वेंसी थी, स्टेशंस थे, उनकी लोकेशंस वगैरह कुछ नहीं थी। तो ये तो उस समय राज बन करके रह गया। तो आगे जब ये यहाँ पर आया तो जो प्लेन था वो क्रश होकर के इसके अंदर चला गया। जब ये प्लेन नहीं पहुंचा तो अमेरिका में और हड़कंप मच गया। उसके बाद में इसके लिए एक जांच टीम भेजते हैं, रेस्क्यू टीम भेजते हैं। जब वो रेस्क्यू टीम वापस पुनः इसके अंदर आती है तो रेस्क्यू टीम भी क्या हो जाती है? यहाँ करके इसके नीचे चली जाती है, क्योंकि रेस्क्यू टीम के भी जो फ्रिक्वेंसी थी, ट्रप कंपास थे, वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं और यहाँ पर आते ही इनकी जो जहाज़ होते हैं उनका संतुलन खराब हो जाता है। अभी जानेंगे इसके रीजन्स भी, क्या रीजन्स हैं इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। तो आगे जब ये हमारी रेस्क्यू टीम भी नहीं लौटी तो अगस्त 1942 में एक और प्लेन जाता है इसकी जांच के लिए। अमेरिका एक और प्लेन भेजती है कि आखिर है तो है क्या बरमुंडा ट्रायंगल में, क्योंकि उस समय तक इतनी अफवाहें फैल गई, लोगों के अंदर बहुत भ्रम हो गया, डर हो गया कि आखिर ऐसा है क्या, वहाँ पर कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आखिर जाते कहाँ जान। लोग यहाँ पर जाने से डरने लग गए थे, यहाँ से वायुयान जाने से घबराने लग गए थे। यहाँ से कोई भी वायुयान इस ट्रायंगल से नहीं गुजरता था, वो ट्रायंगल के ऊपर से या नीचे से गुजरते थे। ना कोई इधर से समुद्री जहाज, मछली पालन वाले कुछ नहीं आते थे। जो गलती से आ जाते थे वो बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर चले जाते थे। तो इस समय ये बहुत चर्चा का विषय रहा था। आगे वहीं दिसंबर 1942 में फिर यहाँ पर एक और टीम भेजी जाती है। वो टीम आती है तो वो भी बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर समा जाती है। ऐसे ऐसे ये और अफवाहें बनती गई। अब बात देखिए आप 1942 की है। उस समय हमारे पास में इतने साधन नहीं थे जितने आज उपलब्ध हैं। उसके बाद में 1970 में एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है ब्रूस गैवनर। क्या नाम होता है? ब्रूस गैवनर।
ब्रूस गैबनर बताते हैं कि जब मैं प्लेन को अब हम इनका तो हो गया, अब हम ब्रूस गैबनर को लेकर के आएंगे। ठीक है, ब्रूस गैबनर बताते हैं कि जब मैं प्लेन को लेकर के यहाँ से जा रहा था, क्योंकि ब्रूस गैबनर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले यहाँ से जीवित आए थे उस समय। हालांकि आज तो ये सब नॉर्मल हो गया, इसका पूरा पर्दाफाश हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब क्या हुआ था, ये 1970 में ब्रूस गैबनर थे, जब यहाँ से प्लेन लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा जो उनके रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कनेक्ट थी, जो स्टेशनों की लोकेशन दिखा रही थी, वो अचानक से आकर के यहाँ पर बंद पड़ जाती है, इंजन डगमगाने लग जाता है और अचानक से बहुत बड़े बादल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पानी था और उसकी जो लहरें थी वो भी क्या हो जाती हैं, अचानक से ऊंची हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आते ही जो उनका प्लेन था तो प्लेन की स्पीड क्या हुई, अचानक से इतनी तेज हो गई, इतनी कि वो खुद बताते हैं कि इतनी तेज आज तक किसी पैसेंजर की इतनी स्पीड देखने को नहीं मिली। वो स्पीड कितनी हो गई थी, वो स्पीड हो गई थी 3 मिनट में 150 किलोमीटर पार कर दिया था उन्होंने। 3 किलोमीटर में कितना पार कर दिया था, ये 3 मिनट में पार कर दिया था उन्होंने 150 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हो सिर्फ महज 3 मिनट में कितना 150 किलोमीटर पार कर दिया था। अगर अब उसकी स्पीड देखी जाए तो उस वक्त उसकी स्पीड हो गई थी कितनी, 3000 किलोमीटर पर घंटा के आवर से। जो उनका प्लेन था उसकी स्पीड जब उन्होंने सही तरीके से लैंड करा दिया, ये यहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद में बता रहे हैं ये सब कहानियों को और हम बैठ के सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका प्लेन था, क्या था, प्लेन था। तो प्लेन की स्पीड उन्होंने बताई कि 3 मिनट के अंदर ये 150 किलोमीटर पार कर गया था। यानी इसकी अगर स्पीड निकाली जाए तो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला था। वो बताते हैं कि विश्व का कोई सा भी पैसेंजर प्लेन इस स्पीड से कभी भी नहीं उड़ता, लेकिन यहाँ पे आते क्या हुआ, उसकी अचानक तेज़ गति हो जाती है। फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पे आते ही जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हुआ, काम नहीं करती है, और यहाँ पर जो उनके ट्रप कंपास थे वो भी काम नहीं करते हैं। अचानक से बादलों का गुब्बार सामने आ जाता है, लहरें ऊंची उठी हुई दिखाई देती हैं। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल का। इसके पीछे कारण कि कौन से कारण हैं जिसके वजह से बरमुंडा ट्रायंगल आता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी हैं। क्या है, समुद्री सतह पर ज्वालामुखी हैं और वो ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अब जो फट करके ऊपर आते हैं तो ऊपर आने के साथ में वो क्या करते हैं, जो लहरें होती हैं उनको ऊंचा उठा देते हैं। जैसे ऊंचा उठाया, जैसे कोई समुद्री जहाज आया उनके अंदर चला जाएगा और वहाँ पर निकलने वाली जो गैसें होती हैं, मीथेन ऑक्साइड, जो इस ज्वालामुखी से खतरनाक जहरीली गैसें निकलती हैं, उसके अगर आसपास के क्षेत्र में कोई आ जाता है, अगर उनको ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पहला कारण तो क्या था कि जो समुद्री जल के अंदर, जैसे ये बरमुंडा ट्रायंगल है, ये बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे हमारे ज्वालामुखी हैं। क्या है, ज्वालामुखी। जब ये ज्वालामुखी ऊपर जाकर के फटेंगे, ज्वालामुखी ऊपर जाकर के फटेंगे, तो जब ये फटेंगे तो क्या होगा, इनसे जहरीली गैसों का उत्सर्जन होगा। किसका, जहरीली गैसें निकल करके बाहर आएंगी, और जब ये गैसें बाहर आएंगी तो इसके क्षेत्र में जो भी लोग संपर्क में होंगे वो क्या हो जाएंगे, इससे प्रभावित होंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये ज्वालामुखी के फटने के कारण होता है। दूसरा यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं, छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इसकी वजह से पानी क्या होता है, बाहर निकलता है, तो इन चट्टानों से लग करके और क्या हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। तीसरा इसकी चट्टानों की वजह से इन्हें दिशा भी दिखाई नहीं देती, यहाँ से आगे जाने के लिए कोई दिशा दिखाई नहीं देती, बिल्कुल एक घेरा सा हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल से पहले जो अफवाहें थीं वो अब एक कहानी के रूप में बदल गई हैं। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल। इसके अंदर अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज की है, क्योंकि अब सैटेलाइट के माध्यम से और इन सब की सुविधाओं के होते हुए यहाँ पर जा कर के उन अवशेषों की खोज कर ली है। तो जो हमारे विश्व के जो 10 खतरनाक स्थान हैं, उनके अंदर भी शामिल नहीं किया गया। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितनी छोटी बात थी।
तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के साथ में अटलांटिक भी आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले हमने धाराओं में समुद्री जल धाराओं का भी अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन सी समुद्री जल धाराएँ अटलांटिक महासागर के अंदर चलती हैं। और यहाँ से अटलांटिक से 2 और क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं, वो है मछली बैंक वाले। तो हमने पहले पढ़ा था यहाँ से लेब्राडोर की जलधारा आती है, यहाँ से हमारी गल्फ स्ट्रीम की, और यहाँ पर एक मछली पालन बैंक का निर्माण करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड बैंक के नाम से, ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। किसको? मछली पालन क्षेत्र है। यह बैंक कोई पैसों का बैंक नहीं है, मछलियों का बैंक है, ठीक है। मछली पालन जो क्षेत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं एक और हमें पूर्व में देखने को मिलता है, जो किसकी वजह से होता है, यहाँ से आ रही कनारी की जलधारा और यहाँ से इरेमिंगर और नॉर्वे की जलधारा दोनों गुजर रही हैं, तो यहाँ पर बनता है डागर बैंक। कौन सा? डागर बैंक। तो ये 2 बैंक अभी हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो अटलांटिक सी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और भी हमने पढ़ा था यहाँ से क्योनी और फ्लोरिडा की जलधारा यहाँ से गुजरती हैं, आगे जाकर ये किस में बदल जाती है, तो ये किस में, गल्फ स्ट्रीम में। ऊपर से लेब्राडोर, इधर से पूर्वी ग्रीनलैंड आती है। ये वाली जो धाराएं वो ऊपर की ओर निकल जाती हैं, जैसे नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे, और इसे इरेमिंगर की जलधारा के नाम से जानते हैं। ये वाली को हम कनारी की जलधारा के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमारी उत्तरी विषुवतीय जलधारा चलती है। किसको नाम देना चाहो तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। ये हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ से फ्लोरिडा, 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 और ये क्योनी की, कौन सी, क्योनी की, या एंटिलीज की बोल दो आप, एंटिलीज या क्योनी, दोनों ही इसी के अंदर प्रभावित होती हैं। ये क्योनी और नीचे एंटिलीज, कौन सी, एंटिलीज। हालांकि ये जलधाराओं के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा दिया, फिर भी हम देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय, एंटिलीज, फ्लोरिडा, आगे क्योनी की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की। ये वाली कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से आ रही है लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ये वाली पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये वाला किसको, ग्रैंड बैंक का निर्माण करती हैं, और ये वाला किसका निर्माण करती हैं, डागर बैंक का। दोनों मछली पालन के बैंक हैं। नीचे देखा था हमने, यहाँ से दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चल रही है, यहाँ से ब्राज़ील की जलधारा चलती है। नीचे से हमारे और आती है, एक आती है फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। इसके आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारी अमेरिका था, ये हमारी अमेरिका था, सॉरी, और ये हमारा अफ्रीका था। तो यहाँ से एक और निकलती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये जलधाराएं थी, उनका भी हमने रिवीजन कर लिया। आप इनको अगर जलधाराओं को और अच्छे से विस्तृत पढ़ना चाहते हो तो आप समुद्री जलधाराओं के टॉपिक में जा करके देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डली हुई है। तो ये तो था हमारा कौन सा, आज अटलांटिक महासागर। मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक आप स्वाध्याय कीजिए और स्वाध्याय में मस्त रहिए। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ में, नई उमंग और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ट्रायंगल, बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में अगर आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो, इंग्लिश मूवियाँ, तो उनमें भी बताया गया था बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में। अब बरमुंडा ट्रायंगल होता क्या है, तो बरमुंडा ट्रायंगल मैप में दिखा दूँ मैं पहले तो तुम्हें बरमुंडा ट्रायंगल की स्थिति। बरमुंडा ट्रायंगल की स्थिति क्या है, यह रहा हमारा प्यूर्टो रिको, जो कि सबसे गहरा गर्त है, और ये रहा हमारा फ्लोरिडा। ये एक ट्रायंगल बनाता है, यानी त्रिभुज का निर्माण करता है। कौन, बरमुंडा ट्रायंगल। अब इसके बारे में कहानियाँ, अफवाहें चलती आ रही हैं कि ये ऐसा महासागर है जो जहाज़ों को निगल लेता है, हवाई जहाज़ों को निगल लेता है। तो ये एक उस समय चर्चा का विषय था, क्योंकि उस समय सैटेलाइट वगैरह तो होते नहीं थे। उस समय जो दिशाएं निर्धारण करने का यंत्र था तो वो था ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास के द्वारा ही वो नॉर्थ साउथ का दिशाओं का निर्धारण करते थे। जो हमारे वास्को डी गामा थे 1498 में जिन्होंने
इसकी यात्रा की थी, तो वो अपनी किताब में वर्णन करते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल के पास में जाते ही जैसे वो इस वाले क्षेत्र से गुजरे होंगे, ठीक है, या इस वाले क्षेत्र से गुजरे होंगे क्योंकि वो ब्रिटिश कोलंबिया से आए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं बरमुंडा ट्रायंगल के पास में गया तो वहाँ पर ही अचानक जो ट्रप कंपास था, ट्रप कंपास जानते होंगे सभी, ये ट्रप कंपास, इधर हमारा एन, इधर एस, यहाँ पर सुई बनी रहती है जो क्या बताती है, दिशाओं का निर्धारण करती है। तो पहले कुछ सैटेलाइट वगैरह थी नहीं इसको जानने के लिए, तो क्या था कि ये ट्रप कंपास था, वो जाते ही अचानक से काम करना बंद कर गया, वहाँ से दिशाएं बिल्कुल नहीं दिखी, वहाँ पर बादलों का बहुत बड़ा अंबार देखने को मिला था। अचानक मौसम ख़राब हो जाता है, अचानक वहाँ पर जो तूफान था वो तेज़ आने लग जाता है, लहरें ऊंची हो जाती हैं, इसकी वजह से वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये कौन थे, हमारे वास्को डी गामा, जिन्होंने भी अपनी पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया है। आगे एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वो थी अमेरिकी नौसैनिक की। किसकी? अमेरिकी नौसैनिक की। अमेरिकी नौसैनिक जब 1942 में बमबारी कर करके जब ऊपर से गुजर रहे थे, किसके? बरमुंडा ट्रायंगल के। तो जब ऐसे ही इनका प्लेन यहाँ से गुजरा, इनका प्लेन यहाँ से इधर को गुजरा, तो जैसे ही इनका प्लेन बिल्कुल बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर आया, तो ऊपर से जाते ही जो इनकी फ्रिक्वेंसी थी, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, वो थी जो स्टेशन से कनेक्ट थी, वो एकदम से अचानक से काम करना बंद कर देती है। यानी यहाँ पर आकर के उनका जो फ्रिक्वेंसी थी, स्टेशंस थे, उनकी लोकेशंस वगैरह कुछ नहीं थी। तो ये तो उस समय राज बन करके रह गया। तो आगे जब ये यहाँ पर आया तो जो प्लेन था वो क्रश होकर के इसके अंदर चला गया। जब ये प्लेन नहीं पहुंचा तो अमेरिका में और हड़कंप मच गया। उसके बाद में इसके लिए एक जांच टीम भेजते हैं, रेस्क्यू टीम भेजते हैं। जब वो रेस्क्यू टीम वापस पुनः इसके अंदर आती है तो रेस्क्यू टीम भी क्या हो जाती है, यहाँ करके इसके नीचे चली जाती है, क्योंकि रेस्क्यू टीम के भी जो फ्रिक्वेंसी थी, ट्रप कंपास थे, वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं और यहाँ पर आते ही इनकी जो जहाज़ होते हैं उनका संतुलन खराब हो जाता है। अभी जानेंगे इसके रीजन्स भी, क्या रीजन्स हैं इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। तो आगे जब ये हमारी रेस्क्यू टीम भी नहीं लौटी तो अगस्त 1942 में एक और प्लेन जाता है इसकी जांच के लिए। अमेरिका एक और प्लेन भेजती है कि आखिर है तो है क्या बरमुंडा ट्रायंगल में, क्योंकि उस समय तक इतनी अफवाहें फैल गई, लोगों के अंदर बहुत भ्रम हो गया, डर हो गया कि आखिर ऐसा है क्या, वहाँ पर कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आखिर जाते कहाँ जान। लोग यहाँ पर जाने से डरने लग गए थे, यहाँ से वायुयान जाने से घबराने लग गए थे। यहाँ से कोई भी वायुयान इस ट्रायंगल से नहीं गुजरता था, वो ट्रायंगल के ऊपर से या नीचे से गुजरते थे। ना कोई इधर से समुद्री जहाज, मछली पालन वाले कुछ नहीं आते थे। जो गलती से आ जाते थे वो बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर चले जाते थे। तो इस समय ये बहुत चर्चा का विषय रहा था। आगे वहीं दिसंबर 1942 में फिर यहाँ पर एक और टीम भेजी जाती है। वो टीम आती है तो वो भी बरमुंडा ट्रायंगल के अंदर समा जाती है। ऐसे ऐसे ये और अफवाहें बनती गई। अब बात देखिए आप 1942 की है। उस समय हमारे पास में इतने साधन नहीं थे जितने आज उपलब्ध हैं। उसके बाद में 1970 में एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है ब्रूस गैवनर। क्या नाम होता है? ब्रूस गैवनर। ब्रूस गैवनर बताते हैं कि जब मैं प्लेन को अब हम इनका तो हो गया, अब हम ब्रूस गैवनर को लेकर के आएंगे, ठीक है। ब्रूस गैवनर बताते हैं कि जब मैं प्लेन को लेकर के यहाँ से जा रहा था, क्योंकि ब्रूस गैवनर एक ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले यहाँ से जीवित आए थे उस समय। हालांकि आज तो ये सब नॉर्मल हो गया, इसका पूरा पर्दाफाश हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब क्या हुआ था, यह 1970 में ब्रूस गैवनर थे, जब यहाँ से प्लेन लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा जो उनके रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कनेक्ट थी, जो स्टेशनों की लोकेशन दिखा रही थी, वो अचानक से आकर के यहाँ पर बंद पड़ जाती है। इंजन डगमगाने लग जाता है और अचानक से बहुत बड़े बादल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो पानी था और उसकी जो लहरें थी वो भी क्या हो जाती हैं, अचानक से ऊंची हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आते ही जो उनका प्लेन था तो प्लेन की स्पीड क्या हुई, अचानक से इतनी तेज हो गई, इतनी
कि वो खुद बताते हैं कि इतनी तेज़ आज तक किसी पैसेंजर की इतनी स्पीड देखने को नहीं मिली। वो स्पीड कितनी हो गई थी? वो स्पीड हो गई थी 3 मिनट में 150 किलोमीटर पार कर दिया था उन्होंने। 3 किलोमीटर में कितना पार कर दिया था? ये 3 मिनट में पार कर दिया था उन्होंने 150 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हो सिर्फ महज 3 मिनट में कितना 150 किलोमीटर पार कर दिया था। अगर अब उसकी स्पीड देखी जाए तो उस वक्त उसकी स्पीड हो गई थी कितनी? 3000 किलोमीटर पर घंटा के आवर से। जो उनका प्लेन था उसकी स्पीड जब उन्होंने सही तरीके से लैंड करा दिया, ये यहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद में बता रहे हैं ये सब कहानियों को और हम बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका प्लेन था। क्या था? प्लेन था। तो प्लेन की स्पीड उन्होंने बताई कि 3 मिनट के अंदर ये 150 किलोमीटर पार कर गया था। यानी इसकी अगर स्पीड निकाली जाए तो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चला था। वो बताते हैं कि विश्व का कोई सा भी पैसेंजर प्लेन इस स्पीड से कभी भी नहीं उड़ता, लेकिन यहाँ पे आते क्या हुआ? उसकी अचानक तेज़ गति हो जाती है। फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पे आते जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हुआ? काम नहीं करती है, और यहाँ पर जो उनके ट्रप कंपास थे वो भी काम नहीं करते हैं। अचानक से बादलों का गुब्बार सामने आ जाता है, लहरें ऊंची उठी हुई दिखाई देती हैं। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल का। उसके पीछे कारण कि कौन से कारण हैं जिसके वजह से बरमुंडा ट्रायंगल आता है? तो बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी हैं। क्या है? समुद्री सतह पर ज्वालामुखी हैं, और वो ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अब जो फट करके ऊपर आते हैं तो ऊपर आने के साथ में वो क्या करते हैं? जो लहरें होती हैं उनको ऊंचा उठा देते हैं। जैसे ऊंचा उठाया, जैसे कोई समुद्री जहाज आया उनके अंदर चला जाएगा, और वहाँ पर निकलने वाली जो गैसें होती हैं, मीथेन ऑक्साइड, जो इस ज्वालामुखी से खतरनाक जहरीली गैसें निकलती हैं, उसके अगर आसपास के क्षेत्र में कोई आ जाता है, अगर उनको ग्रहण कर लेता है तो स्वतः ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पहला कारण तो क्या था कि जो समुद्री जल के अंदर, जैसे ये बरमुंडा ट्रायंगल है, ये बरमुंडा ट्रायंगल के नीचे हमारे ज्वालामुखी हैं। क्या है? ज्वालामुखी। जब ये ज्वालामुखी ऊपर जाकर के फटेंगे, ज्वालामुखी ऊपर जाकर के फटेंगे, तो जब ये फटेंगे तो क्या होगा? इनसे जहरीली गैसों का उत्सर्जन होगा। किसका? जहरीली गैसें निकल करके बाहर आएंगी, और जब ये गैसें बाहर आएंगी तो इसके क्षेत्र में जो भी लोग संपर्क में होंगे वो क्या हो जाएंगे? इससे प्रभावित होंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये ज्वालामुखी के फटने के कारण होता है। दूसरा यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं। छोटी छोटी चट्टानें पाई जाती हैं। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो इसकी वजह से पानी क्या होता है? बाहर निकलता है, तो इन चट्टानों से लग करके और क्या हो जाता है? बहुत ऊंचा हो जाता है। तीसरा इसकी चट्टानों की वजह से इन्हें दिशा भी दिखाई नहीं देती। यहाँ से आगे जाने के लिए कोई दिशा दिखाई नहीं देती, बिल्कुल एक घेरा सा हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो बरमुंडा ट्रायंगल से पहले जो अफवाहें थीं वो अब एक कहानी के रूप में बदल गई हैं। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल। इसके अंदर अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने खोज की है, क्योंकि अब सैटेलाइट के माध्यम से और इन सब की सुविधाओं के होते हुए यहाँ पर जा कर के उन अवशेषों की खोज कर ली है। तो जो हमारे विश्व के जो 10 खतरनाक स्थान है उनके अंदर भी शामिल नहीं किया गया। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितनी छोटी बात थी। तो ये तो था हमारा बरमुंडा ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। उसी के साथ में अटलांटिक भी आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले हमने धाराओं में समुद्री जल धाराओं का भी अध्ययन कर लिया था कि कौन कौन सी समुद्री जल धाराएँ अटलांटिक महासागर के अंदर चलती हैं। और यहाँ से अटलांटिक से 2 और क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं, वो हैं मछली बैंक वाले। तो हमने पहले पढ़ा था, यहाँ से लेब्राडोर की जलधारा आती है, यहाँ से हमारी गल्फ स्ट्रीम की, और यहाँ पर एक मछली पालन बैंक का निर्माण करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड बैंक के नाम से। ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं किसको? मछली पालन क्षेत्र है। यह बैंक कोई पैसों का बैंक नहीं है, मछलियों का बैंक है, ठीक है। मछली पालन जो क्षेत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं एक और हमें पूर्व में देखने को मिलता है, जो किसकी वजह से होता है? यहाँ से आ रही कनारी की जलधारा और यहाँ से इरेमिंगर और नॉर्वे की जलधारा दोनों गुजर रही हैं। तो यहाँ पर बनता है डागर बैंक। कौन सा? डागर बैंक। तो ये 2 बैंक अभी हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? तो अटलांटिक सी के अंदर हमें देखने को
मिलते हैं, ठीक है। और भी हमने पढ़ा था यहाँ से क्योनी और फ्लोरिडा की जलधारा यहाँ से गुजरती हैं, आगे जाकर ये किस में बदल जाती है, तो ये किस में, गल्फ स्ट्रीम में। ऊपर से लेब्राडोर, इधर से पूर्वी ग्रीनलैंड आती है। ये वाली जो धाराएं वो ऊपर की ओर निकल जाती हैं, जैसे नॉर्वे की जलधारा, नॉर्वे, और इसे इरेमिंगर की जलधारा के नाम से जानते हैं। ये वाली को हम कनारी की जलधारा के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमारी उत्तरी विषुवतीय जलधारा चलती है। किसको नाम देना चाहो तो थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको। ये हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ से फ्लोरिडा, 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 और ये क्योनी की, कौन सी, क्योनी की, या एंटिलीज की बोल दो आप, एंटिलीज या क्योनी, दोनों ही इसी के अंदर प्रभावित होती हैं। ये क्योनी और नीचे एंटिलीज, कौन सी, एंटिलीज। हालांकि ये जलधाराओं के टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा दिया, फिर भी हम देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय, एंटिलीज, फ्लोरिडा, आगे क्योनी की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की। ये वाली कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से आ रही है लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा। ये हमारी पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये वाला किसको, ग्रैंड बैंक का निर्माण करती हैं, और ये वाला किसका निर्माण करती हैं, डागर बैंक का। दोनों मछली पालन के बैंक हैं। नीचे देखा था हमने, यहाँ से दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चल रही है, यहाँ से ब्राज़ील की जलधारा चलती है। नीचे से हमारे और आती है, एक आती है फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। इसके आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारी अमेरिका था, ये हमारी अमेरिका था, सॉरी, और ये हमारा अफ्रीका था। तो यहाँ से एक और निकलती है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। तो ये जलधाराएं थी, उनका भी हमने रिवीजन कर लिया। आप इनको अगर जलधाराओं को और अच्छे से विस्तृत पढ़ना चाहते हो तो आप समुद्री जलधाराओं के टॉपिक में जा करके देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डली हुई है। तो ये तो था हमारा कौन सा, आज अटलांटिक महासागर। मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जब तक आप स्वाध्याय कीजिए और स्वाध्याय में मस्त रहिए। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ में, नई उमंग और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।